और राजनीति के परिदृश्य से आप देखते हैं तो कितना कुछ बदलाव हुआ और किस दिशा में बदलाव हुआ। हर दिन बदलाव आ रहा, हर दिन परिवर्तन आ रहा। 1984 में एक ये कस्बाई रायपुर का 1994 में बहुत छोटा रायपुर था, 54 वार्ड थे, अभी 70 वार्ड है, महानगर बन गया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में। जी, ऐसा पहली बार हुआ जब रायपुर के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में और सभी जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का कमल खिला है। तो ऐसा क्या रहा, बीजेपी ऐसा कौन सी रणनीति के तहत काम की जिससे समर्थन? 2 कारण है इसके। सबसे बड़ा कारण तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में 5 साल रही, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता को सत्ता पाने की ललक थी और मेहनत किया। विपक्ष हार कर भी जीत का जश्न मना रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो उनका जगह रिक्त हो गया है, तो उसको भरने के लिए बहुत से नाम चर्चा में है, जिसमें एक नाम सबसे पहले आपका भी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और निश्चित रूप से एक सीट खाली हुई है। दावेदारों की संख्या तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी बड़े बहुमत से सीट हम जीतेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, संभावनाओं का प्रदेश है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम को छोड़कर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में श्रीचंद सुंदरानी जी अपना भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मैं मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। मेरा भविष्य, मेरी राजनीतिक भविष्य मेरा पार्टी तय करती है। बाकी मेरा जीवन, मेरा परिवार मेरा साथ एकजुटता के साथ मेरे साथ रहता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और पार्षदों, सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में, संघर्ष के बारे में और उनके कार्यकाल में कौन से बड़ी उपलब्धि उनको हासिल हुई है और आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होने वाली है। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कौन है श्रीचंद सुंदरानी जी? वैसे तो आपको कौन है जो नहीं जानते होंगे प्रदेश में, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, लगातार मैं 1978 से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। 1978 से जनता युवा मोर्चे की राजनीति से शुरू हुआ था। 1978 के नगर निगम चुनाव से शुरू हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन होने के बाद पहला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं बना और उसके बाद लगातार मेरी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। करीब 50 बार जेल यात्राएं कर चुका हूँ, विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए। कभी रायपुर में खंडपीठ का आंदोलन होता था, तो कभी ओवरब्रिज का आंदोलन होता था, तो कई सारे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चे के बैनर तले 50 बार जेल यात्रा, एक बार 13 दिन। उसके बाद मैं 1990 में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का महामंत्री चुना गया। करीब 6 बार महामंत्री का चुनाव लड़ा, 6 बार महामंत्री का चुनाव जीता और लगातार मैं फिर 2 बार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष रहा, संरक्षक रहा। 30 साल तक व्यापारियों का नेतृत्व किया हूँ। 1994 में रायपुर नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बना। उसके बाद 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना। रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रहते हुए 2008 तक मैंने कार्य किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट दिया। 2013 से 18 तक मैं रायपुर उत्तर विधानसभा से विधायक का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद हम विपक्ष में आ गए। 1918 से 23 तक मुझे 18 में भी टिकट पार्टी ने दिया था, लेकिन पार्टी के विरोध में हवा होने के कारण हम लोग हार गए थे चुनाव। लेकिन लगातार उसके बाद संघर्ष करते रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न पदों पर रखा। मैं संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से ही प्रदेश में काम करते रहा और अवसर मिला मुझे, फिर जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। कोरोना महामारी के समय में मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। 2.5 साल
मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। अभी भी मैं प्रवक्ता हूँ। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ, आज भी हूँ, और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। पार्टी ने मुझे लगातार सम्मान दिया है। आपको राजनीति में आने की इच्छा शुरू से थी या ऐसा कुछ मोमेंट बना जिससे आप राजनीति में आपको आना पड़ा? नहीं, राजनीतिक लोगों को देखता था मैं, बचपन से ही देखता था। मैं अपने गांव की राजनीति से शुरू किया तो मुझे लगता था कि मैं विधायक, और इनको देखता था तो मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि एक दिन मैं विधायक जरूर बनूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से वो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के से मुझे विधानसभा का टिकट मिला और मैं विधायक बनने में सफल भी हुआ। बीजेपी में ही आपका आना क्यों? आपके पास तो और भी ऑप्शन थे, उस समय कांग्रेस बहुत पकड़ थी। देखिए, मेरी पृष्ठभूमि संघ परिवार से रही। मेरे पिताजी संघ परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने कभी पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं की। हमने संघर्ष का रास्ता चुना भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बार ऐसे लोगों के अवसर आते रहते हैं, बातचीत में निमंत्रण भी आते हैं, लेकिन चूँकि पृष्ठभूमि मेरी आरएसएस की रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा परिवार जुड़ा रहा, मेरे पिताजी दादाजी सब जुड़े रहे, तो मैं उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी में काम करना, जनता पार्टी से शुरू किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। आपने रास्ते में पटाखे भी बेचे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैंने फुटपाथ पे व्यापार किया, फुटपाथ पे पटाखे बेचे, साइकिल पे तोज बिस्किट बेचे। बहुत गरीबी का जीवन भी देखा, बहुत अमीरी का जीवन देखा, उतार चढ़ाव देखा, संघर्ष देखा। अधिकांश समय विपक्ष में रहे। ये तो अभी पिछले 15 सालों से 20 साल से हम लगभग सत्ता देख रहे हैं। सत्ता के पहले 25 साल में हमने ऐसा विपक्ष में भी देखा कि हमारी पार्टी के जमानतें जब्त होती थी और आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर भी थे और व्यापार के रूप में भी कमज़ोर थे। तो निश्चित रूप से व्यापारिक परिवार में जन्म लेने के कारण व्यापार हम लगातार करते रहे, उतार चढ़ाव व्यापार में देखते रहे। मेरा पूरा परिवार व्यापार करता है मेरे अलावा। 1984 से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी में फिल्मों का काम शुरू किया। वीडियो वर्ल्ड, सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के नाम से हम 4 भाइयों ने संयुक्त परिवार में ये काम शुरू किया और छत्तीसगढ़ की लोक कला को उभारने का काम किया। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक सुंदरानी परिवार का नाम पहुंचा। कहीं न कहीं हम छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को उभारने का हमको अनेकों बार अवसर मिला। आपको क्या लगता है, जब आप देखते हैं कि 94 में पहली बार आप पार्षद का चुनाव लड़े और अभी 2024 है, तो राजनीति के परिदृश्य से आप देखते हैं तो कितना कुछ बदलाव हुआ और किस दिशा में बदलाव हुआ? हर दिन बदलाव आ रहा, हर दिन परिवर्तन आ रहा। 1984 में एक ये कस्बाई रायपुर का, 1994 में बहुत छोटा रायपुर था, 54 वार्ड थे, अभी 70 वार्ड है, महानगर बन गया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल में खूब विकास किया। अभी 5 साल हम विपक्ष में रहे तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पिछड़ गया थोड़ा सा। 5 साल जो तेज़ गति से डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं रुकावट आई। लेकिन फिर विष्णुदेव साय जी की सरकार 5 महीने से छत्तीसगढ़ में बनी है और निश्चित रूप से तेज़ गति से हमारी सरकार दौड़ रही है और विकास के रास्ते तय कर रही है। 2013 का वो समय था जब आपको पहली बार विधानसभा के लिए टिकट मिला और आपके सामने जो विपक्ष थे जुनेजा जी, कितना बड़ा चुनौती आपको लग रहा था? बहुत बड़ी चुनौती थी। कुलदीप जुनेजा एक उनकी अच्छी इमेज वाले नेता थे और अच्छी इमेज में वो काम कर रहे थे और वो सिटिंग विधायक थे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ना एक चुनौती निश्चित रूप से मैं मानता था। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बहुत जुझारू कार्यकर्ता उत्तर विधानसभा क्षेत्र में से, उनके अथक प्रयास से, मेहनत से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सहयोग से मैं विधानसभा जीतने में सफल हुआ। उस वक्त निश्चित रूप से चुनौतियाँ थी। जब मैं 1994 में पार्षद का चुनाव लड़ा, उस वक्त भी विपरीत परिस्थितियाँ थी। 54 वार्डों में हम मात्र 14 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, उसमें मैं जीतने में सफल हुआ था। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर सही परिणाम आया था। जी, जब 5 साल का जो आपका समय था उसमें कितना कुछ विकास कर पाए, कितना संतुष्ट हैं आप काम से? आज अगर 450 बेड का जो रायपुर में इस हॉस्पिटल चालू हुआ, DKS जो हॉस्पिटल शुरू हुआ,
ये जिला अस्पताल जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पंडरी में शुरू हुआ, इसके अलावा एक्सप्रेस वे जो अब करीब 300 करोड़ रुपए की लागत का एक्सप्रेस वे दिख रहा है। ये सारे काम अगर मैं गिनाने बैठूं तो एक लंबी सूची है। 600 करोड़ रुपए के विकास के काम मैंने पूरे 5 साल में कराया। दूसरा, मैंने मेघाहारा में चौपाल लगाता था प्रति सोमवार को। छत्तीसगढ़ के हर गांव से मरीज आते थे जिनका निःशुल्क गरीबों का इलाज, मैंने 35,000 मरीजों का इलाज कराया, रिकॉर्ड इलाज कराया। 5,500 कैंसर के मरीजों का इलाज कराया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गरीबों को राहत देने का काम किया, उनकी दुआएं मेरे साथ रही और निश्चित रूप से मैं उसमें सफल भी हुआ। एक विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहा। कई बस्तियों में पानी नहीं आता था, पानी लाने का प्रयास किया। कई बस्तियों में पानी भर जाता था नालों के माध्यम से, उन नालों को ठीक कराने का काम किया। लेकिन ये तो विकास सतत प्रक्रिया है, जो आएगा वो सब करेगा। लेकिन मैंने बहुत नीचे स्तर पे जाके एक एक गली में, एक एक बस्ती में तो इन लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करके मैंने काम किया। कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू जुनेजा जी के साथ में हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो 5 साल में हमारे द्वारा काम किया गया है, अगर वो 15 साल का बीजेपी का देखा जाए तो उन लोग सिर्फ अपना पेट भरने का काम किए हैं, जेब भरने का काम किए हैं, और जो 5 साल में हम लोग काम किए हैं वो बेहतर हुआ है। कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाता, लेकिन मेरे 5 साल और उनके 5 साल के कार्यकाल की तुलना अगर की जाए तो फिर वो मात्र 30,000 में क्यों सिमट गए, क्यों 25,000 वोट से हारने में ये हुए। अगर वो विकास कराए होते तो निश्चित रूप से जीतना चाहिए था। तो आखिर कांग्रेस के 35 एमएलए तो जीत के आए ना, उनको भी जीत के आना था अगर वो विकास कराए होते। जनता से संपर्क रखते हो, नहीं रखा उन्होंने। आज भी आप उत्तर विधानसभा के किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं तो आपको विधायक के रूप में अगर किसी को मान्यता मिली है तो श्रीचंद सुंदरानी एक ऐसा नाम है जिसको क्षेत्र के लोग आज भी प्यार करते हैं। 13 में आपको जीत मिली, 18 में आपका एक बार फिर से आमना सामना हुआ। उसमें ऐसा क्या हुआ, कौन सा फैक्टर रहा जो कांग्रेस के पक्ष में आ गया, आपको हार का सामना करना पड़ा? ऐसा क्या फैक्टर रहा 2018 के चुनाव में जो जुनेजा जी एक बार फिर से सत्ता में आए? देखिए, उस वक्त 2018 के चुनाव का परिदृश्य अलग था। हम मात्र 15 सीटों में सिमट गए थे और कांग्रेस के पास 68 एमएलए जीत के बाद में वो 71 की संख्या में पहुँचे। कई बार क्या होता है, विरोधी दल के द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, सरकार को बदनाम किया जाता है। 15 साल की सरकार थी, उसको बदनाम करके कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत एक एक्सीडेंटल सरकार बनी। 5 साल में ही उस सरकार का ग्लैमर ख़त्म हो गया। जी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग अलग विभाग, अलग अलग पद में लगातार काम करते रहे, तो एक समय ऐसा जब आप इस्तीफा देने की बात हुई तो कुछ विवाद की स्थिति बन गई थी। आपका ये आरोप था कि जो नियम है उसमें बदलाव करके अपना मनमानी करना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा के चलते लोग संविधान में संशोधन करते हैं। मैंने संविधान में संशोधन किया था कि कोई भी 3 प्रमुख पदों पर, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, चैम्बर की संस्था में 2 टर्म से अधिक, 2 कार्यकाल से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। उनको अपने स्वार्थ के चलते अध्यक्ष ने संविधान में संशोधन किया है। हालांकि भी संशोधन पास नहीं हुआ, रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो वो आगे देखा जाएगा उसमें क्या होता है। मैं सैद्धांतिक रूप से आज भी इस बात पे सहमत हूँ कि अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में 2 बार से अधिक किसी को पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। नए लोगों को आने का अवसर मिलना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत ये है। जहाँ तक बाकी व्यापारियों की जो भी इच्छा हो, लेकिन मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि नए लोगों को अवसर मिले। जी, 2023 के चुनाव की बात करें तो जो 68 सीट जीतने वाली थी कांग्रेस थी, वो 35 में आकर सिमट गई, और जो 15 सीट थी वो 54 में आकर पहली बार इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। तो इसके पीछे क्या लगता है कि कांग्रेस का जो, देखिए, जिस प्रकार प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लगातार भ्रष्टाचार प्रदेश में फैल रहा था। चाहे सट्टे के काम में सरकार के लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएं या शराब की कोचियागिरी में सरकार के लोग शामिल हो जाएं, शराब का घोटाला, 3,000 करोड़ का शराब घोटाला, महादेव ऐप के नाम से सट्टा, कोयले के
भ्रष्टाचार के आरोपी आज भी जेल में, चावल घोटाला हुआ और भी बहुत सारे घोटाले हुए। हम कितने घोटालों की बात करूं, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी की सरकार की। इसीलिए तो 5 साल में जनता ने सरकार से बेदखल कर दिया। जातिवादी संघर्ष हुए, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, बात बात पे चाकूबाजी की घटनाएं सुनने को मिलती थी। ये सारी चीज़ें कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध गई। कांग्रेस वाले बीजेपी को षड्यंत्रकारी बताते हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर महतारी वंदन योजना को नहीं लाया रहता और घर घर जाके अगर फॉर्म नहीं डलवा रहे थे तो कांग्रेस की सरकार वापस आनी तय थी। महतारी वंदन योजना क्यों नहीं लाना चाहिए? क्यों माताओं बहनों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? सरकार का दायित्व नहीं है मेरी माँ और बहनों के लिए खर्चे की व्यवस्था सरकार करे? सरकार कौन होती है? माँ बाप तो होती है। माँ बाप का फ़र्ज होता है अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए हम देते हैं ना पैसा अपने माँ बच्चों को। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उन गरीब महिलाओं के जेब में पैसा होना चाहिए, 2 पैसा खर्चा करने की स्थिति में रहना चाहिए? तो इसमें षड्यंत्र नज़र आ रहा। तो अगर ये षड्यंत्र है माँ बहनों को पैसा देने का तो हम देते रहेंगे, हम ये षड्यंत्र करते रहेंगे, कांग्रेस कुछ भी बोले। जी, ऐसा पहली बार हुआ जब रायपुर के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में और सभी जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिला है। तो ऐसा क्या रहा, बीजेपी ऐसा कौन सी रणनीति के तहत काम की जिससे सफलता मिली? कारण है इसके सबसे बड़ा कारण तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में 5 साल रही, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता को सत्ता पाने की ललक थी और मेहनत किया। बूथ से लेकर हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ डटे रहकर भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने में हम सफल हुए। और दूसरा, सरकार की जो भ्रष्टाचार और की छवि थी उसका जनता ने सबक कांग्रेस को दिखाया और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पे हमने 2023 में सरकार बनाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 10 सीटें बड़े मार्जिन से जीतने में सफल हुए और 1 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारने में दिए हुए। ऐसी बात निकल के सामने आई थी जब 23 में टिकट बंटवारा होना था तो आपको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या पार्टी की ओर से आपको साइलेंट करने का प्रयास किया गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टिकट तो देखिए 90 विधानसभा क्षेत्र में 90 लोगों को टिकट मिलेगी। पार्टी में हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट के दावेदार होते। मुझे भी जिस दिन टिकट मिला था उस दिन भी बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग रहे होंगे, लेकिन उनके बाद मुझे टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी की नीति रहती है हर बार हर एक को टिकट मिले, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टी हमेशा ध्यान रखती है, हमेशा आगे लाने का प्रयास करती है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज मुझे नहीं मिला तो मेरे भाग्य में नहीं होगा, आगे मिलेगा तो मेरे भाग्य में होगा। निश्चित रूप से परिश्रम करना, मेहनत करना और ईश्वरीय कृपा होना, तीनों चीज़ें एक साथ होती है। जब तक ईश्वरीय कृपा न हो आप मेहनत से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। पार्टी हर कार्यकर्ता की निष्ठा और काम करने की शैली को देखती है और पार्टी समय समय पर उन कार्यकर्ताओं को महत्व देती है जब उसकी ज़रूरत। क्या ये सच है कि आप टोटका को मानते हैं? क्या ये सच है कि आप टोटका को मानते हैं? जब 2008 का समय था और टिकट बंटने की तैयारी थी तो आप मंदिर गए थे, वहाँ बोले थे कि मुझे टिकट मत देंगे, मुझे आपका दर्शन करने आना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये कहा था मैं ईश्वर को मानता हूँ। निश्चित रूप से 2008 की टिकट मुझे मिला था। मैंने तब ये बात भगवान से कही थी, अगर आप मुझे चुनाव लड़वाओगे तो आपके पास देर से आऊँगा, अगर चुनाव नहीं लड़वाओगे तो मैं जल्दी आऊँगा। पर भगवान ने टिकट नहीं दिया। मैं भगवान के दर्शन, साईं बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो गया। और यही वाला जो वाक़या था वो 2013 में भी हुआ? 2013 में भी मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि आप मुझे चुनाव में टिकट देंगे तो निश्चित रूप से लड़ूंगा और आपका आशीर्वाद होगा तो चुनाव जीत मैंने। जी, अभी एक बहस लगातार चल रही है कि कांग्रेस के समय में जो योजनाएं चलाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा, तो उनमें से कई योजनाओं को कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी बीजेपी सरकार? देखिए, लोक हितकारी, जनहितकारी जितनी भी नीतियाँ होगी, जो भी योजनाएँ होगी, वह भारतीय जनता पार्टी इसको हमेशा काम करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी सीधा जनता को लाभ पहुँचे इसके लिए लगातार काम करते रहेगी। पिछले 5 महीने के कार्यकाल में जनता की जेब में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि हम भेजने में सफल हुए। तो निश्चित रूप से हम चुनौतियां भी है, राजस्व को इकट्ठा भी करना, राजस्व बढ़ाना भी है
और जनता की महत्वाकांक्षा, जनता की इच्छाओं को पूरा करने की भी एक टारगेट है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे मंत्री दबंगता से काम कर रहे हैं और जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं। यहाँ लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, और अगर 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी वहाँ उम्मीदवार थे सबके सब नए चेहरे थे। तो क्या नए चेहरे को जनता पसंद करी छत्तीसगढ़ में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, नए पुराने का समावेश होता है। कई जगह पुराने चेहरे भी जीतते हैं, कई जगह नए चेहरे भी नहीं जीत पाते। ये कहना गलत है कि नहीं नए चेहरे ही जीतते हैं, पुराने नहीं जीतते। कई उदाहरण हैं नए चेहरे नहीं जीत पाए, पुराने जीत पाए, और कई ऐसे उदाहरण हैं जो पुराने चेहरे हार गए, नए चेहरे जीत के आ गए। तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग समीकरण है। पार्टी जीतती है, पार्टी का कार्यकर्ता जितवाता है, पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है और तभी जीतती है। और रहा सवाल कोरबा के सीट के हारने का, स्थानीय स्तर के कोई समीकरण होंगे जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, हम उसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी निश्चित रूप परफॉर्मेंस से खुश है बीजेपी? परफॉर्मेंस से खुश है अपनी छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से परफॉर्मेंस से खुश है। हमने अच्छा परफॉर्म किया है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती है, 11 सीटों में हम 10 सीटें जीतने में सफल हो गए। और थोड़ा से समीकरण साथ देते तो शायद हम 11वीं भी जीत जाते, लेकिन ठीक है, उस सीट पे हम संघर्ष करेंगे, अगली बार उस सीट को भी जीतेंगे। विपक्ष हार कर भी जीत का जश्न मना रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सरकार एनडीए की बनी है, बहुमत के साथ बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। ये किस बात की खुशी मना रहे? 2 सीट से 1 सीट पे आ गए। क्या आने वाले समय में जो 1 सीट है या फिर जो बीजेपी के पास 10 सीट है, छत्तीसगढ़ की बात कर दिया जाए, फिर उड़ीसा की बात कर दिया जाए, या फिर मध्य प्रदेश की, तो जो जिस प्रकार से बीजेपी को यहाँ गेन मिला है, तो आने वाले समय में दूसरे राज्यों में बूस्ट मिले, बूस्ट का काम करेगा ये? नहीं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, आज उड़ीसा में तो नई क्रांति आई है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, लोकसभा की 21 सीटों में से 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उपलब्धि है। और उड़ीसा हमारा लगा हुआ राज्य, मध्य प्रदेश के हम हिस्सा रहे, और छत्तीसगढ़, हम ये तीनों राज्य मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत दी है। आज करीब 59 सीटें हम तीनों राज्यों में, 60 सीटों में से 59 सीटें जीतने में, हम 58 सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो 2 ही सीट तो हारे हैं, एक उड़ीसा में कांग्रेस जीती है और एक छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस जीती है, जबकि मध्य प्रदेश में एक भी नहीं जीती। तो हम निरंतर ये 2 सीटें जो हारे हैं ये भी जीतेंगे। हम अपने कामों के आधार पे, उपलब्धियों के आधार पे जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से विधायक हैं और साथ साथ ही मंत्री भी थे। अभी उनकी जो लोकसभा का परिणाम आया जीत कर, अभी वो केंद्र चले गए हैं, तो उनका जगह रिक्त हो गया है। तो उसको भरने के लिए बहुत से नाम चर्चा में है, जिसमें एक नाम सबसे पहले आपका भी चल रहा है। इस पर क्या बोलेंगे? जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और निश्चित रूप से 1 सीट खाली हुई है। दावेदारों की संख्या तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी बड़े बहुमत से सीट हम जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, यहाँ दावेदारी की बात नहीं होती, यहाँ पार्टी तय करती है। और निश्चित रूप से मैं दक्षिण क्षेत्र का ही मतदाता हूँ और दक्षिण में ही रहता हूँ, दक्षिण से ही पार्षद बनाता, तो स्वाभाविक है मेरा नाम आना, अपने आप में स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी जो निर्देश देगी वही हम करेंगे। चूँकि आपके पास अनुभव भी है, संगठन में भी आप काम किए हैं, लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी आपका नाम सामने लाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे और है तो वो बड़े गद्दार नेता हैं। पार्टी जो निर्णय लेगी, मैं पार्टी के निर्णय को सम्मान दूंगी। जी, अंदर से लगता है कि जिस प्रकार से मैं काम किया पार्टी के लिए, तो मुझे एक मौका और देना चाहिए। देखिए, पार्टी हर कार्यकर्ता को मौका देती है, पार्टी हर कार्यकर्ता की क्षमता को समझती है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत योग्य हैं या बहुत उपयोगी हैं। हमसे भी ज़्यादा योग्य इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम अपने आप को योग्य माने तो दूसरों को योग्य नहीं माने, ये उचित थोड़ी है। तो पार्टी को ही निर्णय लेना है, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। आदेश करेगी पार्टी तो निश्चित रूप से हम चुनाव। छत्तीसगढ़ में इससे पहले एक मंत्री का जो पद था वो खाली था, अभी 2 खाली हो गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले कितने समय में जो रिक्त पद है उनको भर दिया जाएगा? देखिए, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ
और ये शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना है कि एक पद रिक्त है, एक और रिक्त हुआ है, 2 पद कहाँ से भरे जाएंगे, किसको दिया जाएगा, ये मेरे लेवल का मामला नहीं है। उस निर्णय वाली कमेटी में मैं नहीं रहता। जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो सभी लोग उसको निर्वहन करेंगे और सभी स्वीकार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन होगा जो सुंदरानी परिवार को नहीं जानते होंगे? आप लोग 4 भाई होते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की माटी का हम कर्जदार हैं। इस छत्तीसगढ़ की माटी ने सुंदरानी परिवार को जो सम्मान दिया, चाहे वो मेरे बड़े भैया हो या मेरे से दोनों छोटे भाई हों, हम चारों भाइयों को छत्तीसगढ़ की माटी ने बड़ा सम्मान दिया और हम कर्जदार हैं इस छत्तीसगढ़ की माटी के। हमारे रग रग में जो खून है वो छत्तीसगढ़ की माटी का है और हमें जो सम्मान मिला है वो हम इसका कर्ज कभी उतार नहीं सकते। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, संभावनाओं का प्रदेश है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम को छोड़कर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, लोहा है, कोयला है, हीरा है, सोना है और यहाँ के सबसे प्यारे लोग हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोले वाले लोग हैं। यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है। आज हमें गर्व हो रहा है, हमारी सरकार ने धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देकर किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का काम किया। अगर आप राजनीति में नहीं आए रहते तो आपका हॉबी क्या था, क्या करते रहते? देखिए, मेरी 2 ही हॉबी थी। एक सबसे ज़्यादा मेरी 13-14 साल की उम्र से राजनीति में रुचि थी। मैंने 1971-72 के चुनाव में मैंने काम किया है, तो मुझे वो इच्छा हमेशा राजनीति की रहती थी। राजनीति के साथ मेरा व्यवसाय में भी रुचि था। मैंने जब तक व्यवसाय किया तो व्यवसाय में भी एक सफल व्यवसायी के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया, लेकिन पिछले 30 सालों से मैं व्यवसाय से पूरी तरह दूर हूँ, अनभिज्ञ हूँ। मेरा परिवार पूरा व्यवसाय करता है और वे सारा मुझे सहयोग करके हैं, पूरा परिवार। मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब आपने कहा था कि जब हम लोग शुरू में यहाँ बिजनेस कर रहे थे तो 200-300 रुपये आपका दिन का मिलता था और जिस दिन 400-500 रुपये का आमदनी होता था तो घर में 2 किलो आम एक्स्ट्रा लेके जाते थे। नहीं, निश्चित रूप से ये दौर हमने देखा है। ये दौर देखा है। 50-100 रुपये की इनकम ज़्यादा हो जाए तो घर में 2 किलो आम ज़्यादा आते थे और पूरा परिवार बैठ के खाता था। वो आनंद ही आनंद था, वो ईश्वर की कृपा थी और संघर्ष का परिणाम था। संघर्ष की मिली हुई हर चीज़ अच्छी लगती है और मुझे जो कुछ मिला है संघर्ष से मिला है, मेहनत से मिला है, परिश्रम से मिला है, ईश्वरी कृपा से मिला है। तो मैं सबके प्रति धन्यवाद। आपने गरीबी को देखे हैं और अमीरी को भी देख रहे हैं, तो जो पहले गरीबी में जैसा आपका व्यवहार था तो वैसे ही अभी भी है कि अहंकार उस पर हावी हो गया? बताएंगे मेरे व्यवहार में अगर परिवर्तन आया हो। मैंने राजनीति का में भी ऊंचाई भी देखी, राजनीति में मैं बहुत नीचे भी रहा, मैं व्यापार में बहुत नीचे भी रहा, व्यापार में ऊपर आया। तो मेरे बारे में मैं कैसे ओपिनियन व्यक्त कर सकता हूँ? मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मुझे कैसे महसूस होगा? मैं खुद तो कोशिश करता हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा रहूँ, मैं दुश्मन का भी बुरा न करूँ, किसी विरोधी का भी बुरा न करूँ। कभी मेरे सपने में भी किसी के बुरा करने का विचार आवे। मेरे पिताजी ने तो मुझे यही शिक्षा दी है कि कभी दुश्मन का भी बुरा मत करना, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। ये मेरे पिताजी का मुझे हमेशा निर्देश रहता था, मैं उसका पालन करता हूँ। बाकी अच्छा बुरे का निर्णय तो जनता देती। आने वाले समय में सृजन सुंदरानी जी अपना भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मैं मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। मेरा भविष्य, मेरी राजनीतिक भविष्य मेरा पार्टी तय करती है। बाकी मेरा जीवन, मेरा परिवार मेरा साथ एकजुटता के साथ मेरे साथ रहता है। मेरा बड़ा परिवार है, 35 सदस्यों वाला परिवार है और सबका स्नेह प्यार मुझे मिलता है। ईश्वरी कृपा मेरे ऊपर है। पग पग पर मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है। मैं हमेशा भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हर पल 24 घंटे मैं ईश्वर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण करता हूँ और उनके आशीर्वाद से ही चल पाता हूँ। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ संदेश हमारे माध्यम से दर्शकों को? नहीं, निश्चित रूप से आपका चैनल छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुँचे, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने तक पहुँचे, ये आपका चैनल दिन रात तेज गति से आगे दौड़े। तो आप सुन रहे थे श्री चंद सुंदरानी जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो विकास होगा और उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो विकास हुआ था वो अप्रत्याशित था। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।